हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इंस्टीट्यूशन संस्थान से जुड़े विषयों को समझने का प्रयास करेंगे। संस्थान से जुड़े बातें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है, क्योंकि इससे जुड़े प्रश्न हमें डायरेक्टली तथा इनडायरेक्टली वे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलती है। लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, कभी कभी इसे रेलवे जैसे एग्जाम में भी वन लाइनर के रूप में पूछ लिया जाता है। विशेषकर इसकी इम्पोर्टेंस संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में देखने को मिलती है। प्रीलिम्स प्लस मेंस, खासकर मेंस में इससे जुड़े क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। प्राइम मिनिस्टर जब सरकार के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं तो उनको ऑफिशियल सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं तो उनको मंत्रिमंडलीय सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट उनको ऑफिशियल सहायता देता है। कैबिनेट सेक्रेटरी हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट होते हैं, जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड भी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें दो मेनली पॉइंट्स होते हैं। पॉलिटिकल हेड जो इसके होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तथा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्रधानमंत्री की सहायता के लिए सबसे मेन पर्सन जो होते हैं वो चार मेन पर्सन्स होते हैं जो प्रधानमंत्री को सहायता देते हैं उनके कार्यों में। पहले हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर्स। सेकंड है एडिशनल सेक्रेटरी, थर्ड है सेक्रेटरी, फोर्थ है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इनका काम प्रधानमंत्री को बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल तथा एक्सटर्नल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री को समय समय पर सलाह देना होता है। इनके अलावा प्रधानमंत्री के पास OSD भी होते हैं। OSD, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो प्राइम मिनिस्टर को उनके कार्यों में मदद करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय शक्तियों का केंद्र बनता जा रहा है और अपनी शक्तियों का विस्तार करता रहा है। इन तमाम बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। सरकारी कार्य विभाजन नियमावली 1961, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को भारत सरकार के विभाग का दर्जा प्राप्त है। पीएमओ enjoy द स्टेटस ऑफ ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब पीएमओ को 1961 की नियमावली के अनुसार इसे प्रधानमंत्री कार्यालय का एक दर्जा दिया गया, विभाग का दर्जा दिया गया। पंडित नेहरू के शासनकाल में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह एक वास्तव में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशंस बॉडी नहीं है। संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। हमारा सेकेंड पॉइंट है, पीएमओ वर्ष 1947 में गवर्नर जनरल कार्मिक के प्रशासनिक की जगह अस्तित्व में आया। द पीएमओ कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947 बाय द रिप्लेसिंग द सिक्योरिटी टू द गवर्नर जनरल पर्सनल्स। इस दौर में गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए एक प्राइवेट सेक्रेटरीट होता था, जिसे बदलकर 1947 में पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में कर दिया गया या बदल दिया गया। हमारा अगला पॉइंट है, जून 1977 तक कार्यालय को प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। मतलब 1977 तक इसे प्रधानमंत्री
सचिवालय कहा जाता था। 1977 यह वह काल था जब देश आपातकाल की दौर से गुजर रहा था तथा इस समय प्रधानमंत्री सचिवालय गैर संवैधानिक शक्तियों का वास्तविक केंद्र बिंदु बन गया। डिसीजन मेकिंग से जुड़े सब्जेक्ट पर डिसीजन लेने का कार्य यहीं से होता था। यह यह वो यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इससे पहले इससे पहले का दौर अगर देखें तो पंडित नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 देश तक था। ये उस समय ये देश के प्रधानमंत्री थे। इस समय प्रधानमंत्री सचिवालय उतना शक्तिशाली नहीं था क्योंकि इस दौर में सरदार पटेल जैसे लोग थे जिनका व्यक्तिगत कद काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद गुलजारी लाल नंदा देश के केयरटेकर प्रधानमंत्री होते हैं क्योंकि पॉलिटिकल अस्थिरता थी देश में प्रधानमंत्री नेहरू के जाने के बाद। तो केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को देश का दायित्व सौंपा गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक था। इस समय देश में भी प्रधानमंत्री ऑफिस का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि इस समय एक हेल्पिंग नेचर की तरह प्रधानमंत्री कार्यालय काम करता था। हर विभागों को एक सपोर्टिंग रोल की तरह कार्य निभाता था। इसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी के शासन 1966 में इंदिरा गांधी का एंट्री पॉलिटिक्स में होता है। वो 1966 में सत्ता का जब बीच में असंतुलन होता है तो पंडित नेहरू के बाद केयरटेकर प्रधानमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद फिर केयरटेकर प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बनते हैं। उसका 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की बागडोर को संभालती है तो स्टार्टिंग में उनके पास वास्तविक प्रशासनिक अनुभव की कमी होती है तो उनका पूरा निर्भर प्रधानमंत्री सचिवालय पे ही रहता है। इसके बाद जनता पार्टी के शासन में जून 1977 से 1988 मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही वो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम पीएमओ कर देते हैं। इससे पहले पीएमओ को पीएमएस बोला जाता था, यानी इस समय अब पीएमएस से पीएमओ प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं होता है, कोई सबऑर्डिनेट बॉडी नहीं होता है। एक बात और इसमें गौर करने की बात है, जब 1980 में इंदिरा गांधी जब पुनः सत्ता में आती है तो मेजोरिटी के साथ बहुमत के साथ सत्ता में आती है और एक फ्री हैंड से काम करने लगती है। उनका व्यक्तिगत प्रभाव भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके पार्टी से लेकर पार्लियामेंट में वो अपने विरोधियों को कार्यकुशलता से, अपने कूटनीतिक सोच से उन पर विजय प्राप्त करती है। इस समय एक किचन कैबिनेट या शैडो कैबिनेट की कंसेप्ट को भी देखा गया। इसमें बेसिकली 2 से 4 मिनिस्टर होते थे जो प्रधानमंत्री के काफ़ी क्लोज होते थे और वो हर एक प्रॉब्लम पे, हर एक समय पे, हर एक विभागीय कार्य पे प्रधानमंत्री को सहायता देते थे, अपना ओपिनियन देते थे। इंदिरा गांधी के शासन में ही प्रधानमंत्री ऑफिस काफ़ी मजबूत था क्योंकि वह लगभग सारे विभागों का कार्य पीएमओ के द्वारा ही देखती थी, जिससे कि प्रधानमंत्री कार्यालय काफ़ी शक्तिशाली समय समय पर होता गया। अब इसके हम फंक्शन को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर को सहायता प्रदान करना केंद्रीय मंत्रालय, विभाग एवं राज्यों
के संपर्क में रखना ये प्रधानमंत्री कार्यालय का दायित्व होता है। मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री और विभाग के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक संतुलन बनाने का काम करता है। सेकंड पॉइंट, नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष की जब जिम्मेदारी निभाते हैं तो उनकी सहायता भी प्रधानमंत्री कार्यालय भी देखता है। जब प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं तो उनको एक प्रशासनिक सहायता भी प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग जो होता है ये भारत के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े कार्यों को देखता है, जिसका रेगुलेट करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय आता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो इसका ऑफिशियल सपोर्ट प्रशासनिक कार्य नीति नीति आयोग के प्रशासनिक कार्य भी प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ही किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा देश में विदेशी प्रतिनिधित्व के साथ संपर्क करना भी प्रधानमंत्री कार्यालय का होता है। थर्ड है, प्रेस तथा जनसंपर्क के कार्य को भी प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ही देखा जाता है। उन सभी विषयों को निपटान हेड मैनेज प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है या प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही किया जाता है, जो किसी भी सेपरेटली किसी विभाग को किसी मिनिस्ट्री के हाथों नहीं सौंपा गया हो। सपोज डेट अगर देश में शिक्षा मंत्रालय का विभाग किसी सेपरेटली किसी मिनिस्ट्री को नहीं दिया गया, या कृषि मंत्रालय का विभाग किसी सेपरेटली मिनिस्टर को नहीं दिया गया, या फाइनेंस होम किसी तरह का विभाग जो सेपरेटली रूप में किसी मिनिस्टर को नहीं दिया गया है, तो उसका काम भी प्रधानमंत्री कार्यालय ही द्वारा ही देखा जाता है। यह एक्टिंग एज द थिंक टैंक, विचार केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय का दायित्व तब भी पड़ जाता है जब एक बात और है, जब किसी एजेंसी जो प्राइम मिनिस्टर के क्षेत्राधिकार में होता है, जैसे सीबीआई जो कि प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है, इसकी प्रशासनिक सहायता भी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही किया जाता है। और देश में कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना भी प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही होता है। सपोज लाइक अगर देश में किसी भी देश में, हमारे देश में अगर किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो उनके जुड़े सारे कार्यों का निपटान भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी देखता है। वो कहाँ रहेंगे, किस जगह मीटिंग होगा, क्या क्या बातें होगी, इन तमाम पहलुओं को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ही हैंडल किया जाता है। अगर इनसे नीचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से नीचे अगर कोई पर्सन साथ देश में आता है तो उनसे जुड़े सारे बातों का ध्यान विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल की बात अगर जब आती है तो उनके कार्यों का जो निपटान होता है, उनका जुड़े बातें होती है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा ही किया जाता है। क्यों समय समय पर पीएमओ शक्तिशाली हो जाता है, इसका मेनली 2 पॉइंट्स होते हैं। पीएमओ का शक्तिशाली होना मेनली 2 पॉइंट्स देखे जाते हैं कि समय समय पे प्रधानमंत्री कार्यालय इतना शक्तिशाली क्यों हो जाता है। पहला, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व कैसा है तथा इनकी कार्यकुशलता कैसी है, उनके कार्यों का जनता के ऊपर प्रभाव कैसा है, उनकी राजनीतिक पहलू की समझ कैसी है तथा किस तरह वो सहयोगी दल के प्रभाव को लेते हैं तथा उनको उनको उस पर कार्य करते हैं। ये तमाम बातें एक फैक्टर होती है। सेकंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है, गठबंधन की सरकार है, कोलिशंस गवर्नमेंट है या बहुमत की सरकार है, मेजोरिटी की गवर्नमेंट है। इन तमाम बातों का असर प्रधानमंत्री की शक्ति पर पड़ता है, जिसका प्रभाव प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे पड़ता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। सत्ता का केंद्रीकरण, कंक्लूजन में अगर बात कहें तो सत्ता का केंद्रीकरण संसदीय व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सही नहीं है। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पीएमओ अगेंस्ट पार्लियामेंट्री इथोस एंड डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड सेकेंड है, कमजोर निर्बल प्रधानमंत्री कार्यालय एक पॉलिसिस पैरालिसिस की तरह काम करता है। सत्ता का केंद्रीकरण भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर केंद्रीकरण भी नहीं होना चाहिए।
मतलब सारी शक्ति किसी एक जगह ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसको डिवाइड करना चाहिए। एक कंसेप्ट आता है सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, मतलब सत्ता का केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण हो, डिसेंट्रलाइज हो। मतलब सत्ता का अभ्यास हर एक स्तर पर हो, पावर को शिफ्ट किया जाए ताकि दायित्व का निर्वहन सही पूर्वक किया जाए और कार्यों को, किसी भी योजना को सही रूप में एग्जीक्यूट किया जाए। अगर कार्यों का दायित्व बढ़ता है, पावर शिफ्ट होते हैं, तो हर एक लेवल पे कार्य कुशलता अच्छी होती है। इस तरह से हमने देखा कि प्रधानमंत्री की कार्यालय के जो शक्तिशाली का स्वरूप किस तरह बदला, क्या क्या चरण हुए, कैसे कैसे पावर का डिवीज़न हुआ, किस तरह प्रधानमंत्री कार्यालय अपने रोल को प्ले करता है, संगठनों में किस तरह लिंकेज होता है, किस तरह प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत नेचर भी, व्यक्तिगत कार्यकुशलता भी प्रधानमंत्री कार्यालय को किस तरह इन्फ्लुएंस करती है। इन तमाम पहलुओं को समझने का हमने प्रयास किया। थैंक यू, धन्यवाद।